विदर्भ के तपते सूरज के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था, जतनपुर। यहाँ की मिट्टी कभी सोना उगलती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से आसमान से आग बरस रही थी। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था, जहां माधव नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। माधव की दुनिया बस 3 लोगों के इर्द गिर्द सिमटी थी। उसकी पत्नी सुमति और उनका 17 साल का बेटा आर्यन था। माधव के पास विरासत में मिली सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी। उसे हल चलाने और मिट्टी की खुशबू पहचानने के अलावा दुनिया का कोई दूसरा काम नहीं आता था। खेत में पड़ी गहरी दरारें माधव के कलेजे की दरारों जैसी थी। हर सुबह वो उम्मीद में आसमान की ओर देखता, पर नीले साफ आसमान में बादलों का नामो निशान न पाकर उसकी आंखों से आंसू छलक आते थे। एक सुबह सुमति रसोई में खाली पड़े डिब्बों को खंगाल रही थी। उसकी चूड़ियों की खनक में आज एक अजीब सी उदासी थी। उसने माधव के पास आकर बहुत ही धीमी और दबी आवाज में कहा, अजी सुनते हो, आज तो घर में आटे का आखिरी डिब्बा भी बिल्कुल खाली हो गया है। सुबह का नाश्ता तो जैसे तैसे बन गया, पर दोपहर और रात को हम क्या खाएंगे? और तो और आर्यन की स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख भी कल ही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। प्रभु हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? सुमति, तुम इतना मत घबराओ। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तुम हिम्मत मत हारो। मैं आज ही कुछ इंतजाम करता हूं। मैं शहर जाऊंगा, शायद वहां कोई काम मिल जाए या फिर किसी पुराने परिचित से मदद मांग लूंगा। बस तुम आर्यन को ये सब मत बताना। उसकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बस इतना कहकर माधव घर से निकल पड़ा। गांव की सूनी पगडंडियों पर चलते हुए उसके कदम भारी लग रहे थे। रास्ते में वो मन ही मन ईश्वर को पुकार रहा था। हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। जिस हाथ से मैंने हजारों लोगों का पेट भरने वाला अनाज उगाया, आज वही हाथ खाली है। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और सुमति तो एक वक्त का खाना छोड़कर रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? वो तो अभी बच्चा है। उसका भविष्य दांव पर लगा है। चलते चलते माधव गांव के सबसे रसूखदार और चालाक इंसान बंसीलाल की बड़ी सी हवेली के सामने पहुंच गया। बंसीलाल एक ऐसा इंसान था जिसकी मुस्कुराहट में भी बेईमानी छिपी होती थी। वो लोगों की मजबूरी को भांपने में माहिर था। हवेली के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे बंसीलाल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए माधव को देखा और चिल्लाया, अरे आवा आवा माधव भैया। अरे आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया है क्या? कहो, आज माधव भाई हमारी गरीब नवाजी करने कैसे चले आए? साहूकार जी, क्या बताऊं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं। देखिए ना, 3 साल से बारिश नहीं हुई। खेत पत्थर जैसे हो गए हैं। घर में अनाज का दाना नहीं बचा और बेटे की पढ़ाई भी रुकने वाली है। इसलिए आपके द्वार पर आया हूं। अगर आप मुझे 20,000 रुपए की उधारी दे दें तो मैं आपका ये एहसान ताउम्र नहीं भूलूंगा। बंसीलाल की आंखों में एक चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे ससुरा, 20,000 रुपए लेगा तो ब्याज कितना मिलेगा? इसको बड़ा जाल फेंकना पड़ेगा। बंसीलाल अपनी कुर्सी से उठा और माधव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे माधव भैया, कैसी बातें कर रहे हो? आखिर हम किस दिन काम आएंगे? लेकिन 20,000 रुपए, भला 20,000 रुपए में आजकल क्या होता है? राशन लाओगे, फीस भरोगे और कल फिर खाली हाथ हो जाओगे। मेरी मानो तो तुम सीधे 1 लाख रुपए लो। नहीं साहूकार जी, 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। मैं इतना कर्ज कैसे उतारूंगा? अरे भैया, तुम अपने आर्यन के बारे में सोचो। उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है कि नहीं? और फिर अगले साल बारिश अच्छी हुई तो तुम एक झटके में पैसे लौटा देना। अब देखो, ब्याज की बात है तो तुम हमारे अपने हो। बस 10% प्रति महीना दे देना। वैसे तो हम दूसरों से 12% लेते हैं, पर तुम्हारे लिए रियायत है। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 10% प्रति महीना यानी साल का 120%। ये तो सीधे सीधे लूट थी। पर उसे अपने भूखे परिवार और बेटे का उदास चेहरा याद आ गया। साहूकार जी, 10% तो बहुत ज्यादा ब्याज है।
हम जैसों के लिए इतना चुकाना मुमकिन नहीं होगा। देखो माधव, अगर लेना है तो लो, वरना रास्ता खुला है। मैं कोई दान पुण्य करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। साहूकार बंसीलाल की हवेली से पैसे लेकर माधव जब बाहर निकला तो उसके सीने पर पत्थर जैसा बोझ था। उसने बाजार जाकर सबसे पहले राशन का भारी सामान खरीदा। फिर दुकान के कोने में सजी ताजा मिठाइयों और रसीले फलों को देखकर उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, आज बहुत दिनों बाद मेरा आर्यन अपनी पसंद की मिठाई खाएगा। उसने 500 रुपए की मिठाई और फल भी खरीदे। जब माधव घर पहुंचा तो सुमति और आर्यन उसका इंतजार कर रहे थे। माधव के हाथ में इतना सारा सामान और मिठाइयाँ देखकर सुमति की आंखें फटी रह गईं। अरे, इतना सारा सामान और ये मिठाइयाँ? जी ये सब। अरे सुमति, आज उत्सव का दिन है। देखो, मैं ढेर सारा राशन लाया हूँ और आर्यन के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई भी। लो बेटा, आज पेट भर के खाओ। आर्यन ने चुपचाप अपने पिता के चेहरे को पढ़ा। उसे खुशी कम और थकान ज्यादा दिख रही थी। सुमति माधव को रसोई के कोने में ले गई और फुसफुसाते हुए बोली, सच सच बताइए जी, ये पैसे कहाँ से आए? क्या आपने बंसीलाल से उधारी ली है? उस नरभक्षी के पास गए थे आप? सुमति, अब जो हुआ सो हुआ। घर में दाना नहीं था, आर्यन की फीस भरनी थी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पर तुम चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। वो हमें सड़क पर ले आएगा जी, उसका ब्याज कभी खत्म नहीं होता। अभी वक्त बुरा है सुमति, पर हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। देखना, वो हमारी किस्मत बदल देगा। आर्यन ने खिड़की के पीछे से सब सुन लिया था। उसके गले में एक गोला सा अटक गया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मेरे पिता ब्याज की इस आग में जल रहे हैं और मैं यहाँ चुपचाप मिठाई नहीं खा सकता। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह आर्यन अपने बचपन के दोस्त समीर के घर पहुंचा। समीर के पिता मिस्टर खन्ना शहर के एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित उद्योगपति थे। उनका घर किसी महल जैसा था। अरे आर्यन, तू अचानक यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ समीर, बस तुझसे मिलने चला आया। और अंकल कैसे हैं? पापा आजकल बहुत व्यस्त हैं। वे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि गांवों में नई तकनीक पहुंचे। समीर जब चाय लेने अंदर गया तो आर्यन की नजर मेज पर रखी एक बिजनेस मैगजीन पर पड़ी। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में मुद्रा लोन और स्टार्टअप इंडिया के बारे में लिखा था। आर्यन ने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि कैसे सरकार बिना किसी गारंटी के युवाओं को व्यापार के लिए पैसे दे रही है। आर्यन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा, अगर मैं अपने खेत की मिट्टी और गोबर का सही इस्तेमाल करूं, तो मैं जैविक खाद का बड़ा प्लांट लगा सकता हूं। उसने तुरंत समीर से शहर के लीड बैंक का पता पूछा और बस पकड़कर शहर की ओर रवाना हो गया। बैंक की बड़ी इमारत देखकर एक बार तो उसके पैर डगमगाए, पर पिता का चेहरा याद आते ही उसने हिम्मत जुटाई। वो सीधे बैंक मैनेजर मिस्टर देशपांडे के कैबिन के बाहर खड़ा हो गया। चपरासी ने उसे टोका, अरे लड़के, कहाँ जा रहे हो? साहब बहुत बिजी हैं। तभी अंदर से आवाज आई, अंदर आने दो उसे। आर्यन अंदर गया। देशपांडे जी एक गंभीर व्यक्तित्व के इंसान थे। जी सर, मेरा नाम आर्यन है। मैं जतनपुर से आया हूँ। मेरे पास एक बिजनेस प्लान है। बैठो बेटा, बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? सर, हमारे गांव में हजारों मवेशी हैं जिनका गोबर बर्बाद हो जाता है। मैं आधुनिक तरीके से जैविक खाद बनाना चाहता हूँ। इससे न केवल जमीन उपजाऊ होगी, बल्कि हम इसे शहर के नर्सरी और बड़े फार्म हाउस में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। आर्यन ने जिस तरह से मिट्टी के पोषक तत्वों और तकनीक के बारे में बताया, देशपांडे जी उसकी आंखों की चमक और उसके ज्ञान से दंग रह गए। बेटा, तुम्हारी उम्र छोटी है, पर सोच बहुत बड़ी है। तुम्हारे पास अपनी जमीन तो है, पर प्लांट लगाने के लिए पैसे नहीं। मैं तुम्हें युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन दिला सकता हूँ। 10 लाख? सर, इसका ब्याज कितना होगा? साहूकार तो महीने का 10% मांग रहा है। बेटा, बैंक साहूकार नहीं होता। इस सरकारी योजना में तुम्हें साल का मात्र 8% ब्याज देना होगा, यानी महीने का 1% से भी कम। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जहां उसके पिता महीने का
8% से ज्यादा